प्यारे साथियों, ये 51 डे प्लस 11 डे का जो महा चैलेंज था, इस सीरीज की आज पॉलिटी की क्लास फर्स्ट है और बहुत 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 धीरे लेवल से हम ऊपर उठ जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना था, कैसे हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के लिए हमने क्या करना पड़ा था, ये तो सब आप जानते हैं। लेकिन बहुत कुछ जो हम नहीं जानते वो भी आज सीखेंगे, पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी एग्जाम के बेस पर। प्यारे साथियों, हमको पता है कि जब 1940-42 का जो पीरियड था, उसमें तो हम चरम सीमा पर थे कि अब तो हमें आज़ादी मिलनी ही चाहिए। अगर अब आज़ादी नहीं मिली तो हम बिल्कुल 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 अब वापस से एक संग्राम होगा, वही संग्राम जो 1857 में हमने किया था, लेकिन अब उससे भी तगड़ा संग्राम होगा। अब हमने सबने सोच लिया था कि जो आज़ादी है प्यारे साथियों, वो इस तरीके से नहीं मिलेगी कि हम चुप रहें और हमें आज़ादी दे दें, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, रिएक्शन करनी पड़ेगी, और हमने वैसा ही किया। प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र जी बोस, जिनको पता था कि जो हमें आज़ादी है अंग्रेजों से वो आसानी से नहीं मिलने पाएगी, और हमारे देश, हमारे लोग भी उस समय इतने सक्षम नहीं थे कि हमें आसानी से आज़ादी मिल जाए। तो उनको पता था कि जो आज़ादी मिलेगी वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों द्वारा कंट्रोल, उन पर दबाव बनाया जाएगा अंग्रेजों पर, तब भी मिल पाना आसान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगापुर के अंदर प्यारे साथियों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें भारत के लोग शामिल हुए, भारतीय जो लोग थे वो सेना के रूप में शामिल हुए, और हम समर्थन कौन कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम जर्मनी का सहयोग कर रहे थे। जर्मनी का सहयोग सुभाष चंद्र जी बोस ने इसलिए किया, जर्मनी जापान का, ताकि अगर हम उन देशों का अगर समर्थन करेंगे तो वो देश हमारा समर्थन करेंगे। हमारा समर्थन कैसे करेंगे, तो प्यारे साथियों वो दबाव बनाएंगे ब्रिटेन पर कि आप इन देशों को क्या करो, आज़ाद करो, वरना अब हम आपसे लड़ेंगे, है ना, हम आपसे लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जर्मनी का सहयोग कर रहे थे, जापान जैसे देशों का हमने भी सहयोग किया, इसलिए वो भी हमारा सहयोग करते, और हमने उनसे कहा कि हमारा जो सहयोग है आप दबाव बनाकर करिए, है ना। फिर जब ब्रिटेन नहीं माने आपके दबावों को, तो आप फिर लड़कर करिए, लेकिन हमारी सहायता दें। तो इस तरीके से ये सिस्टम चला था प्यारे साथियों। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो 1945 जो 46 का जो पीरियड था, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1946 में प्यारे साथियों जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, वो था क्लीमेंट एटली। कौन था प्यारे साथियों? क्लीमेंट एटली था। ये क्लीमेंट एटली आपका ब्रिटेन का उस समय क्या था प्यारे साथियों? प्राइम मिनिस्टर था, है ना। जब जर्मनी जैसे देशों द्वारा इस पर दबाव बनाया गया कि भारत को आज़ाद करो, आज़ाद कब नहीं करोगे, और हमारे देशों में भी आपको पता है कि अब लोग पूरा का पूरा अंग्रेजों से लड़ना लग गए थे, भिड़ने लगे थे, तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो आज़ाद करने का उस समय आ गया है। इसलिए ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक मिशन बनाया गया, और उस मिशन को बोला गया प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन। 1946 में ही बनाया गया प्यारे साथियों। वहां पर उस कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया, और ये प्यारे साथियों भारत में आया, और भारत में 1946 में आया। तो ये जो मिशन आया उसमें बेसिकली बहुत चीजें मेंशन की हुई थी कि भारत को किस आधार पर आज़ाद करना है, भारत को कैसे आज़ादी मिलेगी, भारत में क्या क्या काम होगा, क्या बाकी है अभी, हम कब भारत को परमानेंट छोड़कर जाएंगे, ये सारा का सारा जिक्र इसमें देखने को मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर इसको पढ़ा गया प्यारे साथियों, इस मिशन का जो डाटा था उस डाटे को यहाँ पर पढ़ा गया, तो उसमें देखा कि भारत को तो ये टुकड़ों में बांट के जा रहे हैं, भारत को तो ये टुकड़ों में बांट के जा रहे हैं। टुकड़ों में बांटने का मतलब है कि पंजाब, जो सिंध, जो बलूचिस्तान, ये जो रीजन है प्यारे साथियों, पाकिस्तान, इनको एक अलग राष्ट्र के रूप में बांट रहे हैं। उधर असम जो है और कुछ और जो स्टेट है बंगाल, उनको अलग कर रहे हैं, और हिंदू वाले सिस्टम को थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका बांटना था, और इसका विरोध कर दिया प्यारे साथियों। इस कैबिनेट मिशन का जो विरोध किया वो आपके उस समय दो ही दल प्रमुख थे, एक मुस्लिम लीग ने भी किया, मुस्लिम जो लीग थी प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग, और एक आपकी कांग्रेस, दोनों ने ही उसमें क्या किया, विरोध कर दिया।
दोनों ने ही इसका विरोध किया। उसके बाद में ब्रिटेन को लगा कि इनका तो विरोध हो गया प्यारे साथियों, तो अब क्या किया जाए। लेकिन आपको जानना है कि इस कैबिनेट मिशन में प्यारे साथियों ये जो पत्र लेकर आया गया, इस पत्र के साथ में 3 पुरुषों को भी भेजा गया, 3 व्यक्तियों को भी भेजा गया प्यारे साथियों। उनमें जो पहला था प्यारे साथियों, उसको हम बोलते हैं पैथिक लॉरेंस। क्या था? पैथिक लॉरेंस। दूसरा जो नंबर था प्यारे साथियों वो एबी अलेक्जेंडर। और प्यारे साथियों जो 3 नंबर का जो था प्यारे साथियों वो था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो 3 जो पुरुष आए, 3 लोग आए, इस पत्र को लेकर आए, इसका विरोध किया गया कि भाई भारत को आप इस तरीके से नहीं बांट सकते। तो अब ब्रिटेन की संसद में वापस से गया। उसके बाद में ब्रिटेन की संसद ने एक यहाँ पर उस समय जो लॉर्ड वाइसराय हुआ करता था वो अब माउंटबेटन आ गया था प्यारे साथियों। 1947 में यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय हुआ करता था भारत के अंदर। तो अब इसके पास ही योजना भेजी गई ईस्ट आपके ब्रिटेन के द्वारा एक योजना बनी प्यारे साथियों जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ये उस समय वाइसराय हुआ करता था भारत का, तो माउंटबेटन योजना भेजी गई 1947। इसमें कहा गया कि कोई बात नहीं, आप क्या करिए 2 टुकड़ों में आप भारत को बांट लीजिए। आप 3 टुकड़ों में नहीं बांट रहे, कोई बात नहीं है, 2 टुकड़ों में कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसने कहा प्यारे साथियों कि आप एक तो पाकिस्तान तो हालांकि नाम बाद में दिया गया प्यारे साथियों। इसने कहा कि एक आप बांटिए हिंदू के रूप में और एक बांटिए आप मुस्लिम के रूप में। यानी ये मुस्लिम वाला रीजन आपका बलूचिस्तान हो गया, और जो आप अभी पाकिस्तान देख रहे हो पाकिस्तान हो गया वो बलूचिस्तान में। तो एक तो वो है, और एक जो हिंदू वाला है जो अभी भारत में है, तो पूरा भारत है। तो इसमें 2 के रूप में बात की, लेकिन इसमें आपके जो जिन्ना है प्यारे साथियों मुस्लिम लीग, इस पे क्या होगी? स्वीकार कर ली। अब स्वीकार कर ली। अब भारत को भी लगा कि भाई ये तो है तो गलत कि भारत को बांटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये है तो गलत, लेकिन अब ये हो रहा है, रोज का ये पूरा का पूरा सिस्टम है, अब आज़ादी भी चाहिए, तो स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा भी इसको स्वीकार कर लिया गया, और जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया प्यारे साथियों। लेकिन इसमें बोला गया कि भाई जितनी उस समय 500 कितनी रियासतें थी, लगभग 550 की लमसम रियासतें थी, कि जो भी रियासत जो भी रजवाड़े इन दोनों ग्रुप में किसी में भी शामिल होना चाहते हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है वो पाकिस्तान में चली जाए, जो भारत में शामिल होना चाहती है वो भारत में चली जाए, ऐसी इसमें बात की गई थी, है ना। आज आप कश्मीर देख रहे होंगे, ये आज उसी चीज का तो नतीजा है। हरीश चंद्र जी जिनको पहले लगा कि नहीं हम तो अकेले ही राज करेंगे, और उसमें बोला गया कि जो रियासत अलग रहना चाहता है, आजाद रहना चाहती है, वो आजाद रहे। तो अब हरीश चंद्र जी को कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे हरीश चंद्र जी, उनको लगा कि हम तो आजाद हैं, हम आजाद ही रहेंगे। लेकिन इस पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद में उसको भी लगा लेट जगह पर जगह, और उसी के चक्कर में आज जो आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो देख पा रहे हो उसी चीज का तो नतीजा है, वरना आज भारत का ही पाकिस्तान जो कश्मीर है पूरा का पूरा होता। लेकिन चलिए, हमारा जो काम था वो पॉलिटिकल था, और इसमें ये बात कही गई और इसको स्वीकार कर लिया गया। ये माउंटबेटन योजना कहलाई, क्योंकि उस समय जो यहाँ का वाइसराय था वो माउंटबेटन था, वही इस चीजों को क्या कर रहा था, डिलीवर कर रहा था, बिल्कुल उसी के हैंडल में था। तो ये सारा का सारा इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो पहली बात तो कि 1946 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली यहाँ के नियम हुआ करते थे, और उसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत में आया, 1946 में आया। ये कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, विरोध किया। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके 3 मेंबर आए। ठीक है, उसके बाद में पैसा के 1947 में ये जब विफल हुई तो उसको
उसको वापस से उनको तो आज़ाद तो करना है। बेशक तो पढ़ ही रहा है दूसरी कंट्रियों का, और भारत में भी हम देख पा रहे हैं कि अब ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं आज़ादी के लिए। तो अब माउंटबेटन योजना लाई और उसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब प्यारे साथियों, ये जब स्वीकार कर लिया गया तो हमें पता है कि अब क्या होगा। तो इसमें अब आगे का सिस्टम लिखा गया था कि आप अब अलग जो दोनों कंट्रियां हैं, आप अलग अलग अपना क्या बना सकते हो, संविधान बना सकते हो, लेकिन जब तक संविधान न बन जाए तब तक हम यहाँ पर ही रहेंगे, हम यहाँ पर ही रहेंगे। संविधान जैसे ही आपका बन जाता है हम यहाँ से चले जाएंगे, सभी अंग्रेज हम यहाँ से चले जाएंगे, जो भी यहाँ पर जो शासन है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक शासन को यहाँ पर रखना जरूरी है जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता। और ये बात यहाँ पर कह दी कि भाई संविधान बना लो, क्या कर लो, संविधान बना लो। भाई देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक जरूरी है, जैसे एक घर को चलाने के लिए एक जो बड़ा मेंबर है ना वो बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही घर चलता है। तो इसी प्रकार पूरे देश को संभालना तो उसके लिए भी जरूरी है वहाँ का पूरा एक क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। तो किसके हिसाब से चलेगा, जैसे घर पे दादाजी के हिसाब से घर चलता है वैसे ही पूरा देश है वो संविधान के अनुसार चलता है। तो भाई अब अपना संविधान बना लो। और ये बोल दिया गया माउंटबेटन योजना के तहत कि जो रियासत आप में शामिल होना चाहती है वो तो शामिल हो सकती है, और जो आज़ाद रहना चाहती है वो आज़ाद रह सकती है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला, जो आज़ाद रहने वाली थी, कि भाई नहीं आज़ाद में कोई फर्क नहीं है, संगठन में ही सकती है, एक के साथ में क्या करो, मिल जाओ, जो अच्छी है वो मिल जाओ। और अच्छी कौन सी है, भारत की है। तो बिल्कुल भारत के साथ में यहाँ पे बहुत सारी रियासतें मिली थी प्यारे साथियों। तो अब संविधान बनने की तैयारी थी, संविधान अब बनना शुरू हो गया है प्यारे साथियों। और संविधान आपको पता है कि जो भारत का जो संविधान है, हमें पाकिस्तान को पढ़ना नहीं है, और उसमें है भी क्या, कुछ नहीं है ना। तो भारत का जो संविधान है प्यारे साथियों अब वो बनना शुरू हो गया है। क्या हो गया है, अब भारत का संविधान यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। यानी कि जो भारत में अब कानून चलेगा, कैसा चलेगा, भारत के लोगों के लिए क्या यहाँ पे अधिकार होंगे, क्या सिस्टम होगा, कैसे वो देश चलेगा, सारा का सारा इस संविधान के अंदर होता है। ये बेसिकली आप देख पा रहे होंगे एक बुक, उस बुक के जैसा होता है ना। तो ये भारत का संविधान है, इसमें ही लिखा गया है कि भारत में किस प्रकार से शासन होगा। ठीक है, तो अब भारत का जो संविधान है प्यारे साथियों ये बनना शुरू हो गया है। और इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगते हैं। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगते हैं प्यारे साथियों। और ये आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे जी ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, ये बनना कब चला। तो प्यारे साथियों, जैसे स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, सभी टीचर मीटिंग करते हैं, वैसे ही एक मीटिंग की गई। कब की गई, मीटिंग की गई प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई प्यारे साथियों, 9 दिसंबर 1946 को। तो प्यारे साथियों ये जो मीटिंग की गई ना, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये जो मीटिंग थी प्यारे साथियों ये पहली बैठक थी संविधान को बनाने की। कौन सी बैठक थी, पहली बैठक। कब थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें पहली बैठक हुई प्यारे साथियों कि संविधान अब बनना शुरू हो गया है, अब आपकी मीटिंगें चलेगी, रोज आओ कुछ जोड़ो, कुछ आओ कुछ जोड़ो। तो 9 दिसंबर 1946 को प्यारे साथियों आपकी पहली मीटिंग होती है, जिसमें आपके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे प्यारे साथियों, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाएंगे वो किसको बनाया है, अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा को। और फिर प्यारे साथियों 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आपकी राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। और यहीं से इसकी बैठकें चालू हो जाती है। इसके बाद में ये बनना प्यारे साथियों आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियों, बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। समझ पा रहे? तो यहीं से ये इसकी मीटिंगें चालू हो जाती है। पहली ये राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी जो अध्यक्ष है वो बनाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में आपके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बनाएंगे प्यारे साथियों।
तो ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये संविधान बेसिकली बनेगा कैसे? तो जवाहरलाल जी ने क्या किया, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया कि संविधान कुछ इस तरीके से बनेगा, देश में सभी लोगों को ये अधिकार दिए जाएं, ये चीजें दी जाए, शासन ऐसे चले। तो वहाँ पे एक प्रस्ताव लेकर आए जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कैसा क्या लेकर आए? ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। प्यारे साथियों मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट जो डेट थी प्यारे साथियों वो आपकी थी 13 दिसंबर 1946 को ये लेकर आए थे। प्यारे साथियों उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे प्यारे साथियों ये आपकी, और इसको अपनाया गया था प्यारे साथियों आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इसको अपना लिया गया था। अब आप देख रहे हैं कि माउंटबेटन योजना तो 1947 में आ रहा है, काम आपका 1946 से ही हो रहा है, ये कैसे? प्यारे साथियों माउंटबेटन योजना बेसिकली जो कैबिनेट जो मिशन आया था, हमने उसके हर एक चीज को नहीं डिलीट किया था ना, उसकी कुछ चीजें को हमने किया था, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट को हमने डिलीट नहीं किया था। उसकी जैसे हमने इसने जो भागों में बांटा था उसको रिजेक्ट किया था, तो बाकी का जो चल रहा था वो सिस्टम चल ही रहा था, है ना। फिर भाई हम और भेजते हैं, चलो तो फिर इन्होंने और भेजा, जिसमें सुधार करके इन्होंने भेजा, तो फिर ये भेजा, उसके बाद में ये चालू था आपका। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब इतना ही था कि देश को किस शासन में बनाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, देश में इस प्रकार का शासन रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। इस तरीके की इसमें चीजें बातें की गई थी, जिसको 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे लाया गया और 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा हमें पता है कि उस समय लोगों की ही एक सभा थी, तो उसके द्वारा प्यारे साथियों अपना लिया गया। उसके बाद में प्यारे साथियों एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा लेते हैं। फिर क्या है प्यारे साथियों, जैसे एक होती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो आपके भीमराव अम्बेडकर लेकर आए थे, BR अम्बेडकर संविधान सभा में, और ये प्यारे साथियों कब लेकर आए थे, तो ये 29 अगस्त को लेकर आए थे, 29 अगस्त 29 अगस्त अब 1947 को। इसमें कैसे था, इसमें यह था कि संविधान कैसा बनेगा, संविधान को कैसे बनाया जाएगा, संविधान का क्या क्या मोटो रहेगा, है ना, ये सारा का सारा सिस्टम था। प्रारूप का मतलब ढांचा, कैसे बनेगा ढांचा। इसमें जो चीजें थी इसका मतलब था कि उसमें क्या क्या चीजें होगी, इसका मतलब था उसको कैसे कैसे बनाएंगे। ये प्रारूप है, जैसे एक गाड़ी है उसके अंदर जो फीचर्स है वो आपके उद्देश्य प्रस्ताव में लेकर आए, लेकिन जो उसका ढांचा है वो आपका प्रारूप समिति है, ऐसे समझिए इसको। तो प्यारे साथियों ये BR अम्बेडकर लेकर आए थे और यही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी इसमें कुछ और मेंबर थे जिनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक था DT कृष्णमाचारी, एक था सारे माधवराव, एक था प्यारे साथियों गोपाल स्वामी अल्लाड़ी, एक था प्यारे साथियों कृष्णा स्वामी, एक था मोहम्मद सादुल्ला, और एक था प्यारे साथियों KM मुंशी। ये इसमें सदस्य थे, 7 सदस्यों की एक मेंबर थी, 3 और 3 6 1 7 हो गए। तो ये 7 सदस्य आपके प्रारूप को बताएंगे कि किस तरीके का आपका प्रारूप होगा। तो पूछ लेता है कि कब आई, तो 29 अगस्त 1947 को आई। फिर इसके सदस्य पूछ लेता है तो ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ऐसा जो 7 नंबर का रहेगा, और 1 नंबर का जो है वो BR अम्बेडकर है, जो इसके क्या रहे थे, प्रारूप समिति के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, तो हम ये देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप। प्यारे साथियों, अब बात आती है कि भाई अब संविधान के लिए हमको कह दिया कि आप बनाओ, और हम बनाने लग गए, हमारा पूरा ढांचा तैयार हो गया, प्रारूप समिति आ गई, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया, सब रेडी है, बनने लग गया। लेकिन अब बनाए कैसे? अब बनाए कैसे? मैं आपको बोलूं, आपको कुछ नहीं आता। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आप कुक्कू की फोटो बनाए, कुक्कू। अब आप जानते नहीं कुक्कू क्या है, तो कैसी फोटो बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप ऐसा बना लीजिए, तो आप बना दोगे, बना दोगे। अब ऐसा ही था हमारे सामने, हमको पता तो था कि संविधान क्या है, इतने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, विद्वान थे, इनको पता था कि कैसा है। लेकिन प्यारे साथियों, कमियों को दूर करना ही क्या होता है, सही पहचान होती है। तो उस समय हमारे से पहले कई देश थे जो संविधान बना चुके थे। हमने देखा कि भाई इन सभी के किसी एक देश का तो उठाओ मत पूरा का पूरा कि हमने कॉपी कर लिया, वैसा नहीं करो। हर एक देश की अच्छाई को उठाओ और उसको हमारे संविधान में चिपका दो। तो हमने क्या किया, हर एक देश से कुछ अच्छा उठाया और हमारे संविधान में चिपका दिया। अच्छा, हमें किसी देश का कुछ बुरा लगा तो हमने उसमें चेंज किया और फिर उसको चिपका दिया हमारे संविधान में। ऐसा ही हमारे विद्वानों ने किया प्यारे साथी। तो अब बात आती है कि हमारा जो संविधान है प्यारे साथी, उसमें कुछ पहला जो प्रश्न है उसको बोलते हैं प्रस्तावना। और प्यारे साथियों, वो प्रस्तावना जो हमने ली है ना, वो हमने कहाँ से ली है? हमने यूएसए से ली है, यूएसए से। यूएसए का भी आपको पता है लिखित संविधान है, हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित का मतलब होता है हमने लिखा हुआ, एक होता है प्यारे साथियों डिजिटल, जो होता है अलिखित, जो कंप्यूटर में होता है ना, वो होता है। ये प्रस्ताव, ये जो हमारा है वो संविधान लिखित हुआ है, हमारा जो है वो लिखित है प्यारे साथियों, लिखित है, याद करना। लिखित यानी कि एक पूरे के पूरे फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक। तो हमने प्रस्तावना जो है वो यूएसए से ली है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है प्यारे साथियों, जो भाषा है ना, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, तो इस तरीके की जो लैंग्वेज इसमें है, वो हमने जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और भी कई चीजें ली है जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमने संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रस्तावना पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है कि हमारे भी संविधान में अगर पहला जो प्रश्न है वो प्रस्तावना करेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या है। यानी कि ये समझिए, ये हमारा जो संविधान है उसका शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स। यानी कि हमारा संविधान में आपको सबको पता है 395 आर्टिकल है, तो ऐसे समझिए कि जो 395 आर्टिकल है उनका सोर्स किसी एक पहले में है, किसी एक पेज में है उसका सोर्स नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स है, जिसका बोलेंगे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो ये हमने जो भाषा इसमें लिखी है, जो लैंग्वेज हमने प्रयोग किया वो ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद में हमने जो प्रस्तावना का जो मॉडल लिया है वो यूएसए से लिया है, ठीक है। अब प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहले तो लिखा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को। अब इसमें ये लिखा है। अब बेसिकली इसमें है क्या, वो चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ क्या दिया गया है। अब सबको मैं बताता हूं कि हमारा जो संविधान है प्यारे साथियों, जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया, अंगीकृत हो गया प्यारे साथियों। एक ही मतलब है, वो आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन प्यारे साथियों ये जो लागू हुआ कि भाई अब इसमें कोई गलती नहीं है, अब इसको लागू करो पूरे देश में, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अंगीकृत बनकर तैयार 26 जनवरी 1949 को हो गया। इस दिन पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया प्यारे साथियों 26 जनवरी 1949। अब बात करते हैं प्यारे साथियों प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो है प्यारे साथियों, उसमें कुछ हमें अधिकार दिए गए,
दिए तो हमें सुविधा में दिए गए हैं, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स है इसमें क्या क्या है पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों देखिए, प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का हमें क्या दिया गया है, न्याय दिया गया है। न्याय की बात करें तो प्यारे साथियों जस्टिस दिया गया है, जस्टिस, है ना। ये क्या क्या दिया गया है, तो एक हमें दिया गया है प्यारे साथियों सामाजिक, दूसरा दिया गया है प्यारे साथियों आर्थिक, और तीसरा हमें दिया गया है प्यारे साथियों राजनीतिक न्याय। यानी कि किसी इंसान को आर्थिक रूप से भी न्याय दिया जाएगा, किसी को सामाजिक समाज के रूप से भी न्याय दिया जाएगा, और राजनीतिक रूप से भी उसको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये संविधान में लिखा गया है। ये नहीं कि किसी को राजनीतिक रूप से न्याय नहीं मिलेगा, कोई राजनीति में नहीं जा सकता, उसकी क्वालिटी, उसकी जो योग्यता है वो पूरी करो, राजनीतिक रूप से भी आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। यानी कि आपको न्याय 3 प्रकार से मिलेगा पैसा। उसके बाद में है कि हमें 5 प्रकार की प्यारे साथियों स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रताएं हमें दी गई है प्यारे साथियों 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, जिनमें पहली जो स्वतंत्रता है प्यारे साथियों वो आपकी हो जाती है विचार की। यानी कि आप कुछ भी सोच सकते हो प्यारे साथियों, आप कुछ भी सोच सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि तू ये सोच नहीं सकता, तू अमीर नहीं बन सकता, तू मेहनत नहीं कर सकता, तू एनडी में ज्वाइन नहीं कर सकता। ये कोई भी तुम पर दबाव नहीं बना सकता। अगर दबाव बना सकता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। यानी कि सोच आप कुछ भी सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। दूसरा है कर सकते हो अभिव्यक्ति, बोल कुछ सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जिस पर आप बोल रहे हो उसको कभी बुरा नहीं लगे। याद रखिए, अगर उसको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मनहानि हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ गलत बोला जा रहा है, तो वो फिर आप पर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए जो भी बोलो वो सही बोलो। अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है, लेकिन ये नहीं कि हम तो पूरे ही आजाद है, ऐसा भी नहीं है। इस पर थोड़ा कंट्रोल है ना। तीसरा जो नंबर है प्यारे साथियों विश्वास। आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, ये नहीं कि मैं आप पर फोर्स करूं कि आप उस पर विश्वास मत करो। ये आपको आजादी है प्यारे साथियों। उसको बाद में आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। और 5वीं जो आपकी स्वतंत्रता है प्यारे साथियों वो उपासना की स्वतंत्रता है। क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। अच्छा, कुछ इसमें समताएं दी गई है, कुछ इसमें क्या दी गई है प्यारे साथियों, समताएं दी गई है। क्या दी गई है प्यारे साथियों, समताएं दी गई है। और जो समताएं दी गई है प्यारे साथियों वो 3 टाइप की दी गई है। 3 टाइप। जो पहली जो टाइप होती है प्यारे साथियों वो आपको 2 टाइप की आपको समताएं दी गई है, जिनमें आपकी पहली होती है प्रतिष्ठा और दूसरी है प्यारे साथियों अवसर की समता। आपको अवसर दिया जाएगा, ये आपकी समता है। प्रतिष्ठा भी दिया जाएगा, ये भी आपकी क्या है प्यारे साथियों, समता है। अब अच्छा, इस प्रस्तावना में देखिए पहले जब ये बनी थी 1949 को, जब ये बनकर रेडी हुई थी, तब इसमें कुछ चीजें नहीं थी। इसमें कुछ चीजें और ऐड की गई है इस प्रस्तावना में। वो आपके कब की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथियों। जब 42वां संविधान संशोधन आया ना, संविधान संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन आया प्यारे साथियों, कब आया, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, तो इसमें 3 चीजें ऐड की गई। 3 चीजें क्या की गई प्यारे साथियों, ऐड की गई, जिसमें एक ऐड किया गया प्यारे साथियों समाजवादी। दूसरा इसमें ऐड किया गया प्यारे साथियों धर्मनिरपेक्षता। एक बार मैं समझाऊंगा, एक बार ये पढ़ो, धर्मनिरपेक्षता। तीसरा प्यारे साथियों अखंडता। ये 3 शब्द इसमें ऐड किए गए, लेकिन अभी इन पर बहस चल रही है कि इन तीनों शब्दों को हटा देना चाहिए। देखिए, इसमें जो प्रस्तावना है इसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये आया। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, 3 शब्द इसमें ये तीनों के तीनों क्या किए गए, जोड़े गए प्यारे साथियों, है ना, ऐड किए गए। और इनमें पहला जो शब्द था वो समाजवादी था, यानी कि यहाँ पर सब लोग मिलकर रहेंगे, एक समाज में रहेंगे, है ना, इसको बोलते हैं समाजवादी।
दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म के रूप में यहाँ पर किसी को भी क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में गलत नहीं किया जाएगा। हर एक इंसान का अलग खुद के हिसाब से धर्म होगा। अगर वो चाहता है कि मैं इस धर्म में रहूं तो वो उस धर्म में रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है कि वो हिंदू ही रहे, वो मुस्लिम ही रहे, वो सिख ही रहे, उसका धर्म कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ये हमारा देश है, हम सब जानते हैं। अखंडता की अगर बात करें प्यारे साथियों तो हम कभी टुकड़ों में नहीं रहेंगे। ये नहीं कि कल राजस्थान अलग हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। भारत अब अखंड रहेगा, उसके खंड नहीं हो सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसी बात इसमें की गई है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हमने ये बहुत चीजें पढ़ी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद अब हम देखते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट। और अब तक तो हमने देख लिया कि हमारा जो संविधान था वो बनकर रेडी हो गया है ना। हमने उसके अंदर प्रस्तावना की भी बात कर ली कि जो शॉर्ट नोट्स है हमारे संविधान का उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। बाकी उसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ वो भी हमने पूरा का पूरा समझ लिया कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे साथियों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तब उसमें कुछ चीजें थी है ना। तो उसमें 395 प्यारे साथियों उस समय आर्टिकल थे, आर्टिकल थे। इसके बाद में अगर बात करें तो उस समय 22 यहाँ पे क्या थे प्यारे साथियों, भाग थे, पार्ट थे। और उसके बाद में अगर बात करें 8 क्या थी प्यारे साथियों, अनुसूचियां थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 22 भाग है ना, इसके अंदर जैसे पहला भाग है 1 से लेकर 4 आर्टिकल उसके अंदर आते हैं है ना। तो ये आर्टिकल जो होते हैं वो अलग अलग भागों में अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा भाग का क्या नाम है। जैसे एक स्कूल है, जैसे कोई स्कूल है, मान लीजिए कि ये कोई स्कूल है ना, ये पहली क्लास है, ये मान लीजिए कि ये क्या है आपकी, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी क्लास है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, नौवीं है, 10वीं है। ये 10 क्लासें हैं। कोई स्कूल है ABCD कोई स्कूल है जिसमें 10 क्लासें हैं। तो पहली क्लास का नाम क्या है, पहली, यानी कि 1 नाम है। ऐसे ही इस जो भाग 1 है ना, भाग 1 उसको संख्या के रूप में तो 1 नाम दे दिया, लेकिन नाम भी उसका है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र उसका नाम है। जैसे फिर दूसरा क्या आता है प्यारे साथियों है ना। तो ऐसे फिर हमारा तीसरा जो आता है वो मौलिक अधिकार नाम आता है, चौथा जो हमारा आता है वो DPSP आता है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं भाग है ना, भाग। अब देखिए ये जो अनुच्छेद है वो इन्हीं भागों में, जैसे कि 1 से लेकर जो 4 आर्टिकल है वो भाग फर्स्ट में आते हैं। फिर 5 से 11 तक भाग सेकंड में आते हैं, जो सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं। भाग 2 क्या है, नागरिकता। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है, आपकी DPSP हो गई है ना। तो भाग 5 क्या है, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात है कि जो 395 आर्टिकल है इनमें लिखा गया है कि संविधान इस तरीके से चलेगा भाई है ना। अब देखिए जो अनुसूचियां होती है उनमें वो चीज लिखी जाती है जो आर्टिकल में नहीं है। अनुसूचियों में क्या लिखा जाता है, जो आर्टिकल में नहीं है। इनमें एक्स्ट्रा जानकारी लिखी जाती है, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो लिखी जाती है, एक्स्ट्रा बातें लिखी जाती है जो आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है ना। तो ये भी धीरे धीरे हम जानते हैं कि इनका भी क्या हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, धीरे धीरे सुधार होता जाता है। पहली बार कोई कंपनी कोई गाड़ी बनाती है तो उसमें जो मिस्टेक रहती है उसको आगे बचाने की कोशिश करती है और आगे उस मिस्टेक में सुधार लाती है। लेकिन कोई एक नई बीमारी और पैदा हो जाती है, जब कोई सुधार करते हैं तो नई एक बीमारी पैदा हो जाती है, फिर उसमें सुधार बेटर किया जाता है। तो इसमें भी बेटर हो रहा है। लेकिन अब जब वर्तमान की बात आती है, अब का मतलब वर्तमान की जब बात आती है तो हमने इनमें भी बहुत कुछ अमेंडमेंट किया और लगभग हमने 106 अमेंडमेंट संविधान संशोधन कर चुके हैं। इनमें संविधान संशोधन कर चुके हैं। अब तक हमने 106 संविधान संशोधन कर चुके हैं, यानी कि 106 चीजों को हम सुधार चुके हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। अब देखिए जब ये बना था तब 395 आर्टिकल थे, लेकिन आज वर्तमान में 448 आर्टिकल हो चुके हैं। कितने आर्टिकल हो चुके हैं, 448 आर्टिकल हो चुके हैं। अच्छा, जो 22 भाग थे वो 25 भाग हो चुके हैं। कितने भाग हो चुके हैं संविधान में, 25 भाग हो चुके हैं। जो 8 अनुसूचियां थी अब वो 12 अनुसूचियां हो चुकी है। कितनी अनुसूचियां हो चुकी है, 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अब हम
डिटेल से पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, एक एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि 395 जो अब 448 आर्टिकल वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेट करके आर्टिकल को पूछा जाता है, इसलिए जो चीज़ें करंट में रही है उन्हीं चीज़ों पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वरना 1 से लेकर 30 आर्टिकल तो हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिशियल होने वाले हैं। उसके बाद में अगर बात की जाएगी, अनुसूचियाँ हम पूरी पढ़ेंगे और भागों को भी पूरा का पूरा समझेंगे। लेकिन आज का टॉपिक क्यों ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए आज के टॉपिक में हम 12 अनुसूचियाँ पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं कि कौन सी अनुसूची क्या है, ठीक है। बाकी हम जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे और आगे हम नए टॉपिकों को भी है ना आज क्या कर रहे हैं, अनुसूचियां भी पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। देखिए ये जो अनुसूचियां पढ़ रहे हैं आज हम सही अनुसूची पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और इनको यहाँ पर लिखकर भी लेकर आने का मतलब है कि आपको नोट्स अच्छे से मिल जाए। प्यारे साथियों मैं ये चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा हो, इसलिए जो चीज़ें मैं लिखने में आसानी रही उनको लिख देता हूँ, थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा लगे तो मैं उनको पहले ही लिख कर आता हूँ ताकि आपका समय ही बच जाए। तो देखिए आज हम 6 अनुसूची पढ़ेंगे, आपको आज इतना पढ़ा दिया, अगर आप उतना कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो 2 तो यही क्लास से आ जाएंगे, पहली क्लास से ही 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों पॉलिटी के अंदर। तो अनुसूचियां हम पढ़ रहे हैं, और पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, और ये प्यारे साथियों ये आपकी 6वीं अनुसूची देखने को मिल जाती है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया है, पहली अनुसूची में लिखा गया है राज्य और उसके क्या होते हैं प्यारे साथियों, न्यायिक क्षेत्र। राज्यों का क्या नाम रहेगा ये देश डिसाइड करेगा, यहाँ की संसद डिसाइड करेगी प्यारे साथियों, कानून पारित होगा, उसके बाद में यहाँ पर राज्य का नाम डिसाइड किया जाएगा। हमारा देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है, ठीक है। तो ये किसने डिसाइड किया, ये हमने खुद ने किया या मेरे संविधान द्वारा क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। ये सारा का सारा फर्स्ट अनुसूची में है प्यारे साथियों, यानी कि राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र जहां पर उनका न्याय चलता है। उसके बाद में इसी में लिखा गया है संघ राज्य। संघ राज्य का मतलब जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, संघ राज्यों के नाम व उनकी सीमाएं कहाँ तक, कितनी हमारे देश की सीमाएं, किस राज्य की कहाँ तक सीमाएं हैं, ये सारा का सारा फर्स्ट अनुसूची में देखने को मिलता है प्यारे साथियों। जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड जो अनुसूची है प्यारे साथियों, उसमें देखिए आप सब जानते हैं कि जो भी मंत्री होते हैं उनकी पेंशन की अब बात करते हैं, उनको भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है। तो ये सारा का सारा जो उनके भत्ते या पेंशन की बात करती है, ये अनुसूची 2 बात करती है। देखिए हमारे जो अनुसूची बनाने में एक थोड़ी सी मुझे थोड़ी गड़बड़ी ये लगी कि अनुसूची 2 3 नंबर पर देनी चाहिए थी और 3 वाली 2 नंबर पर देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा है। देखिए 3 वाली जो है उसमें शपथ की बात करता है, जो भी मंत्री होते हैं, जो भी संसद के सदस्य होते हैं, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायिक महालेखा परीक्षक होते हैं, सीएजी होता है, इन सभी को शपथ बाद में दिलवाई जा रही है, लेकिन इनकी पेंशन की बात अनुसूचियों में पहले की जा रही है। जबकि ऐसे होता तो अच्छा रहता कि शपथ पहले दिलवाओ, पेंशन उनको बाद में दो, है ना। तो लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 और 3 नंबर थोड़ा उल्टा है, जैसा हम सोचते हैं उसके उल्टा है। यहाँ पर पहले पेंशन मिलती है 2 नंबर पर, फिर आपको क्या मिलती है, शपथ मिलती है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पर आपको पेंशन की बात करता है, यहाँ पे पेंशन की कर रहा है तो राष्ट्रपति की पेंशन, राज्यों के राज्यपाल की पेंशन, लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पेंशन की बात करता है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात करता है, विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पेंशन की बात करता है, भत्ते की बात करता है, और विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति होते हैं उनकी भी बात करता है। देखिए जो विधान परिषद है वो हमारे देश में 6 राज्यों में है, आप बताना कि किन किन राज्यों में है। अब बात है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी पेंशन की बात करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी बात करता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है सीएजी प्यारे साथियों, है ना, उसकी भी पेंशन की ये बात करता है। तो वो जो पेंशन की जो बात करता है वो आपकी जो अनुसूची है वो 2 नंबर की अनुसूची है। उसके बाद में 3 नंबर पर हमने बात करी है कि शपथ की जब भी बात करेगा वो 3 अनुसूची में आएगा। जो 4 नंबर की अनुसूची है उसमें कुछ नहीं है, जो भी राज्यों के आपके
जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो राज्यसभा की सीटें बांटी जाती है, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 200 है। कितनी है? 200 है। लेकिन यहाँ पर तो एक सीट हमेशा ही कम पड़ जाती है ना। कभी कोई जैसे 200 सीटें लेकर कोई खड़ी होती है कोई, तो फिर वो एक सीट कैसे भी खाली हो जाती है। मान लीजिए कि कोई जो खड़ा हुआ है उसकी डेथ हो जाती है या कुछ और वगैरह काम हो जाता है, तो राजस्थान के अंदर 199 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। बल्कि सीटें यहाँ पे लोकसभा की 200 है, राज्यसभा की सीटें कम ही होती है, क्योंकि हमें पता है संसद में राज्यसभा के सदस्य भी कम होते हैं लोकसभा के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे राज्यसभा की जो सीटों की बात कर रहा है, चाहे से उस आपका यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, तो उसके अंदर इनकी सीटों की बात कर रहा है। पांचवी जो अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों की जो प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है कि जो भी अनुसूचित व जनजातीय जो क्षेत्र है ना, जो भी जनजातीय क्षेत्र है, जैसे आप झारखंड वाला रीजन देखो, उधर वाला रीजन देखो, तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन देखो, तो वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उन पर किस तरीके से नियंत्रण रखना है, उन पर किस प्रकार का प्रशासन रखना है, ये सारी की सारी बातें हमें कौन सी अनुसूची बताती है? 5वीं अनुसूची बताती है। 6वीं अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्यारे साथियों। हमारे देश के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिन पर हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, है ना, कुछ प्रशासन अलग तरीके से लगाते हैं, है ना। इनमें जनजातीय क्षेत्रों पर जो प्रशासन लगता है वो अलग तरीके से लगता है। तो ये असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। इस पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो दे सकता है कि अनुसूचित जो 6 है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है ना, ये 3 दे देगा और कोई एक एक्स्ट्रा दे देगा, तो ये मान लेना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा ये भी कह सकता है कि अनुसूचित 6 किस पर आधारित है, तो आपको बता देना है। आज अनुसूचित 6 ही करवाई जाएगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर काम बैठेगा नहीं, है ना, एकदम से पूरा होगा भी नहीं। बाकी पॉलिटी के अंदर एक गारंटी है कि पॉलिटी में जहां से भी क्वेश्चन बनेगा वहां से पुट अप करने की बात कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज है। अगर मैं चाहता तो आपको पीवाईक्यू भी करा सकता था, लेकिन पीवाईक्यू का कोई सिस्टम ही नहीं है, पीवाईक्यू से कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो है बस इन्हीं से पीवाईक्यू बन जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अब मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम बाय।